अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की फाइनल टर्म की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा इसके कोर्स की कंटेंट की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख लेते हैं। ये 45 लेक्चर्स हैं जिसमें 1 से 22 लेक्चर्स तक आपके मिड टर्म का सिलेबस था। 23 से 45 लेक्चर्स आपके फाइनल टर्म का सिलेबस है। यहाँ पे आप 23 लेक्चर्स देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सेकंड पार्ट है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट आप जो है मिड टर्म में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपके अनाउंसमेंट के मुताबिक जो कि फाइनल टर्म की आई है उसमें जो है आपको MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बेस पे ये आपका पेपर होगा, जिसमें जो है वो आपको 70% मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करवाएंगे। जिस तरह आपका पेपर आएगा उसी तरह जो है वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलते हैं ज़रा हम लेक्चर नंबर 23 की तरफ। हमारे पास जो लेक्चर नंबर 23 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। In the last lectures we learned how to calculate the electric field if there are any number of point charges, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा जो है वो चार्जेस हों। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग मिड टर्म में पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करवाने की आई होप ज़रूरत नहीं होगी। बट हाउ टू कैलकुलेट दिस व्हेन चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम रीजन और स्पेस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में वर्ड यूज़ हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इसमें डिफरेंट चार्जेस होते हैं, यानी ऐसी फील्ड, ऐसी स्पेस या ऐसी जगह जिसमें मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूजली कॉज्ड बाय बेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी किसी एक चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई जाती है जो टाइटली बाउंड एक दूसरे के साथ होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उस रीजन को। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना हो तो वी नीड टू ब्रेक अप द रीजन इनटू लिटिल पीसेस। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ई जो है वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का है। अगर हम इसको इनटू पीसेस में करें तो डेल E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वन पीस, डेल E2, डेल E3। ऊपर जो है ये एरो शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे ये भी मेंशन है क्योंकि वेक्टर के ऊपर ही एरो शो किए जाते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक आ जाता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? व्हेन द चार्ज आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रीजन, जब किसी भी रीजन, किसी भी जगह पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। चार्ज हम कह सकते हैं लाइन, यानी ये चार्ज जो है वो एक ही लाइन में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको पता है कि दो टाइप्स के ही चार्ज होते हैं, वो एक ही लाइन में हम कह सकते हैं कि मूव ऑन कर रहे हों, सफ़र कर रहे हों। द सर्फेस ऑफ अ मटेरियल और इनसाइड अ स्फीयर, इनसाइड का स्फीयर मतलब होता है कि स्फीयर के अंदर, यानी जो उस जगह के अंदर जो चार्ज मूव कर रहे हों लाइन में, वी मस्ट स्पेसिफाई द चार्ज डेंसिटी। तो हमें जो है सबसे पहले उसकी चार्ज डेंसिटी का पता होना चाहिए कि कितनी है। अब ये चार्ज डेंसिटी डिपेंड किस पे करती है? हाउ मैनी डायमेंशंस द रीजन हैज़ वी डिफाइन फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जिसको जो है वो लैम्डा डी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा डी ए से, इसी तरह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो डी वी से। ये आपने MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट डायमेंशंस जो है वो ये आर द डिटरमाइन फॉर द अबव डेफिनेशन। तो अगर ये भी आ सकता है कि लीनियर चार्ज डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सरफेस से। किसको किया जाता है? और वॉल्यूम चार्ज डायमेंशंस को। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी वर्क आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम कर सकते हैं कमिंग फ्रॉम अ कंटिन्यूस चार्ज। अगर मुसलसल चार्ज का बहाव रहे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे काम कर सकते हैं। तो इसकी एक जो है वो इक्वेशंस बनती हैं। स्टूडेंट्स में आपको मेरी कोशिश होगी कि अपनी सादा सी वर्डिंग में आपको सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ ताकि जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सेकंड पे हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। देखिए, चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उस फील्ड में, उस स्पेस में, यानी उस जगह में डेंसिटी चार्ज की कितनी है, यानी चार्ज कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है ना, ये इसकी इक्वेशन है। तो आपने जो है ना वो इसके लंबे चौड़े इक्वेशंस में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने आपकी तैयारी करवानी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो है वो कभी भी जो है इस तरह आप लोगों को डायग्राम MCQs में नहीं देते, और ना ही वो इस तरह MCQs में डायग्राम देकर कह सकते हैं कि आप जो है ये सारी इक्वेशंस इसको बनाएं। ठीक है, तो आपने इसको सिंपल जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कि आपने अपने माइंड में रखना है। इसका जो है एक तो ये चीज़ है कि
ई जी, ये हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जी यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 डायमेंशन है और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है ये बेसिकली कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये आपने इसकी एक इक्वेशन आपने माइंड में रखनी है कि जो कि आपके पता होना चाहिए। जो रिंग्स लुक्स लाइक पॉइंट, अगर रिंग के वो हो तो फिर हमारे पास जो है इसका सरफेस एरिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू आएगा, ठीक है। ये आप अपने हैंडआउट्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे अगर वाज़े मेंशन हो। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है। एज अनदर एग्जांपल कंसीडर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। Consider a continuous distribution of charges along a wire that lies along the z-axis as shown below. We want to know the electric field at a distance x from the wire by symmetric that non-cancelling components along the y-axis. इसका जो आपकी फाइनल याद करने वाली चीज़ है वो मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ। अगर कहा जाए कि द मैटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड सो आंसर इज, अगर जो है मैटर जो डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द वायर, तो वायर से तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट आर होगा। आर बेसिकली यहाँ पे रेडियस है, तो ये अगर आपके एमसीक्यूज में आ सकता है तो आपके ये एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लक्स। फ्लक्स आपको पता है होता है क्या चीज़ है। फ्लक्स का मतलब लफ्सी मतलब जो होता है वो बहाव होता है, यानी चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। फ्लक्स जो होता है यानी सरफेस एरिया के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्जेस का बहाव होता है उसको कहते हैं फ्लक्स। द फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज़ द मेजर ऑफ द फ्लो और पेनिट्रेशन ऑफ द फील्ड वेक्टर्स थ्रू एन इमेजिनरी फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। आप चाहे तो जो मैंने अपनी वर्डिंग में आपको डेफिनेशन बताई है आप वो भी अपने माइंड में रख सकते हैं। अगर एज इट इज़ आपने हैंडआउट्स वाली करनी है तो वो भी आपकी मर्जी है। सो इफ़ देयर इज़ अ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्म होंगे, ना ही ज़्यादा जो है ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्जेस का ही स्वभाव हो रहा है या नेगेटिव का। अगर पॉजिटिव का हो रहा है तो वो पॉजिटिव का ही होता रहेगा, नेगेटिव होगा यानी ये ऐसा नहीं होगा कि अभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो जो चार्जेस का फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होता है। दैट इज़ नॉर्मल टू सरफेस ऑफ एरिया। ये फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है फ्लक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू ई ए। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए जो है वो एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैसियस लॉ। यहाँ पे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के किए गए हैं, ठीक है। तो उनके जो पीसेस कहते हैं, लेकिन आपको पता है उसका भी इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेशन ले लेना है, ठीक है। जी पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। लेट अस अप्लाई द अबव कांसेप्ट ऑफ फ्लक्स टू कैलकुलेट द फ्लक्स लीविंग अ स्फीयर व्हिच हैज़ द चार्जेड सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पर हमने फाइंड करनी हो तो हमारे पास जो कि इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हैंडआउट्स में स्किप है, आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। क्यू ओवर आर स्क्वायर ये उससे सरफेस एरिया पे चार्ज है, क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, आर स्क्वायर जो है वो रेडियस को यानी सरफेस एरिया पर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। अगर इसके साथ अगर हम इसको सरफेस एरिया को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो समीशन ई डेल ए होगा। ए आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है और ए हमारे पास जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन करके बता देती हूँ कि इन्होंने किस तरह राइट किया हुआ है। आपके पास जो एरिया है ना वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 ओवर, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पता है ई से रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट भी आएगा, क्यू ओवर आर स्क्वायर है और इधर एप्सिलॉन नोट है। यहाँ पे आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास ई की है और ए हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने सिंपल जो है वो इसमें एरिया के जो है वो पुट करना है। एरिया पुट करने के बाद अब आप कैंसिल इसको कर सकते हैं। देखें 4 पाई आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट यही रह गया पीछे। तो आपने करना है द इम्पोर्टेंट रिजल्ट एट द फ्लक्स लिविंग दिस क्लोज सरफेसेस
जो कि फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास किस तरह आया है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी इनक्लोज्ड सरफेस की बात आए वहाँ पे आप समझ लें कि गैस लॉ है। ये आपके जो है वो एमसीक्यूज में मस्ट है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग अ क्लोज्ड सरफेस, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्लोज्ड सरफेस में होगा, इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी जहाँ भी इनक्लोज्ड सरफेस की बात आ जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्लोज सरफेस में है तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा ये हमारे पास गैस लॉ है। ये सेम है, इसकी भी जो है इक्वेशन ऐसी ही है जैसे ऊपर बनाई हुई है। यहाँ पे जस्ट जो है वो थोड़ा सा स्किप है, आप लोग इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है गैस लॉ टू स्फीयर कंटेनिंग चार्ज, तो इसको जो है वो इंटीग्रेट किया गया है, क्यू इनक्लोज्ड होगा, यानी चार्ज जो है वो सरफेस एरिया इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। बाकी सेम आप देख सकते हैं वैसे ही है। नेक्स्ट है दिस इज़ द कॉलम लॉ अगेन। यहाँ पे कॉलम लॉ देख लेते हैं क्या है कॉलम लॉ में। बट पावर ऑफ द गैस फॉर लॉ इज दैट इट होल्ड्स फॉर एनी स्पेस ऑफ द क्लोज सरफेस एंड एनी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी अप्लाई होता है क्लोज सरफेस पर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पर किसी भी सरफेस पर। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, इसको आप स्किप कर दें क्योंकि वही सेम चीज़ है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। जो हाईलाइट करवाए हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने ज़रा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके यही हैं। आपके पास पेपर्स में आप उठा के देख लें, आपके जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो 18 पॉइंट है हमारे पास। उसने 18 पॉइंट में यही कहा है कि अनफॉर्चुनेटली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू इम्प्रूव द गैस लॉ, यानी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि हम जो है वो गैस लॉ को ज़्यादा इंप्रूव कर सकें इसकी जो है शॉर्ट टाइम में। इसकी रीज़न क्या थी कि इसके हम जो आउटलाइन थी वो फॉलो नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि टेक एनी वॉल्यूम एंड डिवाइड इट अप इनटू लीटर क्यूब्स। आप कोई भी वॉल्यूम यानी कोई भी आप वॉल्यूम लें और उसको लीटर क्यूब्स में डिवाइड कर दें। समझ आ रही, ठीक है। वॉल्यूम मीन के कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है, जो हुजम रखती हो। ईच लीटर क्यूब्स में कंटेन सम अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और हर क्यूब जो है वो थोड़े से बहुत चार्ज रखता होगा, जो कि शो करता है कि गैस लॉ जो है फॉलो करता है कॉलम्स लॉ को, ठीक है। क्योंकि कॉलम्स लॉ भी चार्जेस पर ही जो है वो मबनी है, जो कि आप लोगों ने अपने मिड पार्ट में पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर जो है वो आ जाता है 24। अब हमने लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करना है। इसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपने मिड पार्ट में डिस्कस किया होगा, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी स्टोर होती है, यानी किसी भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन के लिहाज से, अपनी पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन के लिहाज से एनर्जी स्टोर होगी उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको इन दोनों में जो डिफरेंस बेसिक है वो समझ आ गई होगी। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल क्या होती है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि कोई भी चीज़ अगर हम जो है वो फेंके, ऊपर से फेंकते हैं तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही क्यों आती है, क्योंकि ज़मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन की एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसके थ्रू जो है वो हर चीज़ जो है वो ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी अपनी उसकी जो एनर्जी होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी तरफ उसको खींचती है। तो ये जो है वो अर्थ की होती है, पुल ऑफ द अर्थ, डाउनवर्ड्स पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। डेट वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बात की गई है, सपोज फोर्स एक्ट्स ऑन अ समथिंग एंड डिस्प्लेस इट बाय डी एस, जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कहा गया है। यानी सपोज फर्ज किया कि कोई भी हमने फोर्स लगाई है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज़ पर, और वो थोड़ा सा उसने डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो एफ डॉट डी एस आ जाएगा। यानी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्क डन W इज इक्वल टू एफ टी एस, ये हमारे पास वर्क डन का फार्मूला है। इसको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द, एक बार इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। डेल यू जो है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और आपने जो है वो एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएटेड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी ना ही पैदा की जाती है और ना ही जो है वो ख़त्म की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, यानी एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है। अब देखिए यहाँ पे डेल यू बी माइनस यू ए, यू बी मैंने आपको बताया कि फाइनल है और यू ए इनिशियल है। फाइनल से मुराद के कोई भी ऑब्जेक्ट है आपने अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका है। सपोज आप बॉल है आपके जो है वो अपने ऊपर की तरफ फेंकी है, जब आपके वो हाथ में थी वो यू बी था, ठीक है, वो उसकी एनर्जी जो थी वो यू बी थी। लेकिन यू ए जब आपने ऊपर की तरफ फेंकी, यानी उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, उसके बाद वो जब
जो है वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो ना, तो वो हमेशा वर्क माइनस में होगा, यानी आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा माइनस में होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होती है, इसीलिए यहाँ पे -WA भी राइट किया गया, यानी वर्क जो है वो माइनस में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिमेंबर ऑलवेज दैट वी कैन ओनली डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडियस दिया गया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी चार्ज की वैल्यू दी गई है 1, ठीक है। इन दो चार्जेस को जो है वो डिस्टेंस पे रखा गया है। अब इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो UR से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू चार्ज की वजह से है, तो ये Q/4πε0, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था 1/4πε/r। ऐसे ही हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था, सेम ऐसे ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने 1/r राइट कर दिया, लेकिन उधर जहाँ पे 1 था और यहाँ पे Q था, यानी चेंजिंग कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास r का स्क्वायर था, यहाँ पे r जो है वो दूसरे r के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपने ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में रखना है, क्योंकि फार्मूला आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो है फाइनल फार्मूला क्या है। उसके बाद ये जो आप जो है पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो कि UR इज इक्वल टू, ये आप मिड टर्म में पढ़ के आए हैं -3 m1m2/r। m1 m2 से मुराद कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स का मैस है, यानी फर्स्ट m1 मैस और ये m2 सेकंड का, ठीक है। और माइनस से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूविंग करते हैं अपवर्ड्स तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड मूव करे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ कोई मूवमेंट हो, तो हम जिस तरह जो है वो अगर हम छत से खड़े होकर बॉल नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगी। अगर हम बॉल को नीचे से ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। ये आपके पास वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला है, उसी में चेंजिंग की हुई है, जस्ट आपने वहाँ पे r स्क्वायर था और यहाँ पे r लगाना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने हाईलाइट की हुई है। अब इसमें डिफरेंस देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। इसमें जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफरेंस क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक को इसको समझना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जो कि स्लो मूविंग और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करता है, ठीक है। स्टेशनरी से मुराद के जो चार्जेस जो हैं वो साकिन होते हैं, यानी हरकत नहीं कर रहे होते, उनको स्टडी कर रहा होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तरह के चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक। जो लाइक चार्जेस होते हैं मीन के एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा जो है वो रिपेल करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस से मुराद के मुख्तलिफ चार्जेस जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव या पॉजिटिव ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो इनमें ये बेसिक डिफरेंस है, ये मैंने आपको सारे अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया है। ये वही चीज़ मेंशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास पॉइंट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल इज द एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिकली डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यूनिट चार्ज की एनर्जी होती है ना उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन इसका MKS यूनिट्स में 1 यूनिट जो पोटेंशियल जो है वो जूल ओवर कॉलम के इक्वल है, जो कि 1 वोल्ट के इक्वल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ स्टूडेंट, जो मैं चीज़ें आपको करवा रही हूँ, मैं बार बार आपको इस बात पे जो है इस वजह से ज़्यादा कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो MCQ है वो यही साबित होती है। 1 वोल्ट ये आ जाता है किसके इक्वल है, तो जूल ओवर कॉलम के इक्वल है। अनदर यूजफुल यूनिट जो है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब दूसरा यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको EV से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, E से इलेक्ट्रॉन और V से वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास बराबर होता है एनर्जी गेन बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू 1 वोल्ट। अब इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है तो वो एनर्जी को कुछ गेन कर लेता है, ठीक है, जो कि 1 वोल्ट के ज़रिए। तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। और ये जो है हमारे पास 1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। M रिप्रेजेंट करता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जो कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हमारे पास जो है मेगा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेगा को, ठीक है। G हमारे पास गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि 10⁻9 है। और इसी तरह T जो है वो टीरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10⁻12 है। ये आपके MCQs के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। एनर्जी सिस्टम सीक्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल मिनिमाइज करती है। अब ये किस तरह मिनिमाइज होती है देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल।
हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कम पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट करते हैं या मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इस वजह से जो है वो हम कह सकते हैं कि मिनिमाइज टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, given a system of charges we can always compute the force and hence the potential that arises from them, ठीक है। इस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जनरल स्टेटमेंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें। पोटेंशियल्स आर मोर पॉजिटिव इन रियंस विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर फील्ड होती है, ये भी आपने याद रखना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फर्स्ट हो माइनस डी ओवर डी आर, ये मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसको मैंने किया है पहले भी कि माइनस का साइन इसमें क्यों है, क्योंकि अवर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास माइनस में आएगी। और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होती है। इसी तरह एक और चीज़ है कि जो है हमारे पास अगर तो टूवर्ड्स द फोर्स टूवर्ड्स द चार्ज होगी तो वो आपको पता है पॉजिटिव में होगी, अगर ऑपोजिट होगी चार्ज के तो वो नेगेटिव में होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट 6 पॉइंट हमारे पास ये है। आप ज़रा जस्ट इस डायग्राम को समझ लें, आपको यह जो न्यूमेरिकल टाइप दिया होगा आपको सारी समझ इसकी आ जाएगी। देखें हमारे पास Q1 और Q2 Q3 ये 3 टाइप्स के चार्जेस दिए गए हैं। और हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, रेडियस को, यानी Q1 का Q2 से इतना डिस्टेंस है। अब यहाँ पे R12 है, ये जाहिर कर रहा है कि Q1 चार्ज जो है वो मूव कर रहा है Q2 की तरफ, ठीक है, यानी 1 से 2 की तरफ मूव कर रहा है। अब 2 से 3 की तरफ R23 रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q2 चार्ज है Q3 की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और Q3 Q1 की तरफ, Q1 से Q3 की तरफ, तो ये वाला जो है R13 Q1 जो है वो Q3 की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी जो है वो जस्ट आपने जो है इसको डायग्राम्स, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स आपके आने नहीं है, जस्ट आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 25 है। इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करंट पेपर इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूँगी और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी शॉर्ट नोट्स, जिससे आपकी फाइनल टर्म की अच्छे से हेल्प हो सके। मुझे स्टूडेंट्स अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।